हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की मूल्य सापेक्षता का महत्व। सुनिए, इसमें अर्थशास्त्र में मांग की मूल्य सापेक्षता के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही महत्व हैं, जैसा कि निम्न विवरण से स्पष्ट है। नंबर फर्स्ट है थियोरेटिकल इम्पोर्टेंस, यानी कि सैद्धांतिक महत्व। इसमें सुनिए, पहले मांग की मूल्य सापेक्ष का विचार अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए विश्लेषण के सिद्धांत के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसा कि निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट हो जाएगा, मांग की मूल्य सापेक्षता का विचार अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए विश्लेषण के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सर्वप्रथम मूल्य निर्धारण, विशेषकरण, अपूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार के अंतर्गत के सिद्धांत में मांग की मूल्य सापेक्षता के विचार का अत्यधिक महत्व है। मांग की लोच का विचार उस दिशा की व्याख्या करने में सहायक है जिसमें अधिकारी द्वारा कीमत विभेद लाभदायक होगा। एक अधिकारी शक्ति के अंश को मापने में भी यह सहायक होती है। नंबर 2, मांग की मूल्य सापेक्षता के विचार का दूसरा सैद्धांतिक महत्व यह है कि प्रति मूल्य सापेक्षता के आधार पर ही वस्तुएं स्थानापन्न या पूरक के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। प्रति मूल्य सापेक्षता का आशय अन्य वस्तुओं की कीमत में सापेक्ष परिवर्तन होने से एक वस्तु की मांगी गई मात्रा में सापेक्ष परिवर्तन से है। नंबर 3, मांग की मूल्य सापेक्षता के विचार का अन्य सैद्धांतिक महत्व यह है कि उसका प्रयोग उत्पादन शुल्क तथा बिक्री कर जैसे अप्रत्यक्ष करों के भार की व्याख्या करने में भी किया जाता है। अब नंबर 2 आता है प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस, व्यवहारिक महत्व। इसमें नंबर 1 है इम्पोर्टेंस इन प्राइस, कीमत सिद्धांत में महत्व। इसमें सुनिए, इसमें नंबर आता है कीमत के निर्धारण में महत्व। किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु की मांग और पूर्ति द्वारा निश्चित होती है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी का प्रभाव पूर्ति में कितना पड़ेगा, यह मांग की लोच पर निर्भर करता है। यदि मांग की लोच अधिक लोचदार है तो कीमत में परिवर्तन से पूर्ति की मात्रा में अधिक परिवर्तन होगा। इसके विपरीत यदि मांग की लोच बेलोचदार है तो कीमत में परिवर्तन से पूर्ति की मात्रा में कम परिवर्तन होगा। वस्तु की कीमत निर्धारण में मांग की लोच के द्वारा उत्पादक को एक तरह से और सहायता मिलती है। यदि वस्तु की पूर्ति बढ़ा दी जाए तो इसका प्रभाव वस्तु की कीमत पर उसकी भिन्न भिन्न मांग की लोच के अनुसार पड़ेगा। नंबर 12 आता है एक अधिकारी के लिए मांग की मूल्य सापेक्षता का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक एक अधिकारी का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है, अर्थात वह प्रति इकाई कीमत बिक्री की गई मात्रा के गुणनफल को अधिकतम करता है। एक अधिकार के अंतर्गत एक अधिकारी को यद्यपि वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण अधिकार रहता है, परंतु मांग पर उसका अधिकार नहीं रहता है। इसलिए मांग की मूल्य सापेक्षता के अनुसार ही वह कीमत निर्धारण करता है। यदि मांग मूल्य सापेक्ष है तो कीमत थोड़ा कम करके वस्तुओं की अधिक मात्रा बेचकर, और यदि मांग मूल्य निरपेक्ष है तो कीमत बढ़ाकर एक अधिकारी अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। नंबर 7 आता है कीमत विभेद में मांग मूल्य सापेक्षता का विचार बहुत उपयोगी है। कीमत विभेद से आशय विभिन्न ग्राहकों से एक ही वस्तु की विभिन्न कीमत
लेना है। यह तभी संभव है जबकि एक अधिकारी को मांग की मूल्य सापेक्षता का ज्ञान हो। वह सबसे कम मूल्य सापेक्षता मांग वाले बाजार में सबसे अधिक कीमत लेगा और सबसे अधिक मूल्य सापेक्षता मांग वाले बाजार में सबसे कम कीमत लेगा। नंबर 2, राशिपातन। राशिपातन करते समय भी एक अधिकारी विभिन्न बाजारों की मांग की मूल्य सापेक्षता को ध्यान में रखता है। नंबर या संयुक्त पूर्ति वाली वस्तु का मूल्य निर्धारण। संयुक्त पूर्ति वाली वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन एक साथ होता है, जैसे रुई तथा बिनौला, तेल तथा खली आदि। इन वस्तुओं की कीमत तय करने में मांग की लोच को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि रुई की मांग बेलोचदार है और उसकी तुलना में बिनौला की मांग लोचदार है तो रुई का मूल्य अधिक रखा जाएगा तथा बिनौलों का मूल्य कम रखा जाएगा। अब नंबर 2 आता है इम्पोर्टेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण सिद्धांत में महत्व। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का पुरस्कार निर्धारित करने में भी मांग की मूल्य सापेक्षता की धारणा सहायक है। उत्पादक उत्पत्ति के जिन साधनों की मांग मूल्य सापेक्ष होती है उन साधनों को अधिक पुरस्कार देता है और उन साधनों को कम पुरस्कार देता है जिनकी मूल्य सापेक्षता लोच उसके लिए मूल्य सापेक्ष लोचदार होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी उत्पादक के लिए श्रमिकों की मांग मूल्य निरपेक्ष है तो उसको अधिक मजदूरी देनी पड़ेगी। नंबर 3 आता है इम्पोर्टेंस फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए महत्व। इसमें सुनिए, इसमें आता है नंबर 8 करारोपण। किसी देश की सरकार या वित्त मंत्री के लिए मांग की मूल्य सापेक्षता का अध्ययन करना बड़ा लाभदायक होता है, क्योंकि वस्तुओं पर उनकी मांग की मूल्य सापेक्षता के आधार पर ही कर लगाया जा सकता है। यदि किसी वस्तु की मांग अधिक सापेक्ष है तो कर लगाने के दृष्टिकोण से यह हम अच्छी वस्तु नहीं होगी, क्योंकि कर के परिणामस्वरूप कीमत में वृद्धि हो जाने के कारण उसकी मांग गिर जाएगी और राज्य को यथेष्ट आय की प्राप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार यदि अनिवार्य वस्तुओं पर जैसे चावल, चीनी, मोटे कपड़े आदि पर कर लगा दिया जाए तो उसका भार गरीब लोगों पर अधिक पड़ेगा, जो कि उचित नहीं है। नंबर 12 आता है कर भार। मांग की कीमत लोच द्वारा यह भी निर्धारित किया जा सकता है कि प्रत्यक्ष करों जैसे बिक्री कर, उत्पादन कर आदि का उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं पर कितना कितना भार पड़ेगा। यदि किसी वस्तु की मांग बेलोचदार है तो एक उपभोक्ता पर अप्रत्यक्ष करों का अधिक भार पड़ेगा। इन करों के फलस्वरूप वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, परंतु मांग में कमी नहीं हो सकेगी। इस स्थिति में उत्पादक पर भार अपेक्षाकृत कम होगा। इसके विपरीत यदि वस्तु की मांग लोचदार है तो उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष करों का अपेक्षाकृत कम भार उठाना होगा। नंबर 7 है आर्थिक नीति। किसी देश की आर्थिक नीति के निर्माण में भी मांग की मूल्य सापेक्षता से पर्याप्त सहायता मिलती है। व्यापार चक्रों पर नियंत्रण करने, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रयास और मुद्रा संकुचन प्रभावों को नष्ट करने तथा एक दिशा से दूसरी दिशा में अर्थव्यवस्था का निर्देशन करने में सरकार के पास मांग संबंधी प्रवृत्तियों की सूचना देना आवश्यक है। नंबर 4 है इम्पोर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में मांग की लोच की धारणा का बहुत महत्व है। एक देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उस समय
कीमत बढ़ाने से लाभ होगा जब उस देश द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की मांग उन्हें आयात करने वाले देशों में बेलोचदार होती है। इस स्थिति में वह देश निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की अधिक कीमत ले सकता है। इसके विपरीत यदि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की मांग लोचदार है तो उनकी कीमत कम करके निर्यात को बढ़ा सकता है। इसी प्रकार एक देश उन वस्तुओं को कम कीमत पर आयात कर सकेगा जिनकी मांग उसके लिए लोचदार होगी। नंबर 5 आता है इम्पोर्टेंस इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, यानी कि यातायात उद्योग में महत्व। यातायात में भाड़े की दर निश्चित करने में भी मांग की मूल्य सापेक्षता से मदद मिलती है। रेलवे किसी वस्तु के भाड़े की दर उतनी ही तय करता है जितनी की वह वस्तु सहन करती है। यदि वस्तु ऐसी है कि जिसके यातायात की मांग मूल्य सापेक्ष है तो रेलवे भाड़े की दर कम रखता है, और यदि मूल्य निरपेक्ष है तो भाड़े की दर अधिक रखता है। नंबर 6 वेज डिटर्मिनेशन, यानी कि मजदूरी निर्धारण। मजदूर संगठन अपने सदस्यों की उचित मजदूरी का निर्धारण करते समय उनकी सेवाओं की मांग की लोच को भी ध्यान में रखते हैं। यदि मजदूरी की सेवाओं की मांग लोचदार है तो उनकी मजदूरी में अधिक वृद्धि कराने की संभावना नहीं होती, अर्थात उनके लिए अधिक मजदूरी दर प्राप्त नहीं करवाई जा सकती। नंबर 7 पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता का विरोधाभास। प्रायः कई वस्तुओं की फसल बहुत अच्छी होने पर भी उनसे प्राप्त होने वाली आय बहुत कम हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होने से आय बढ़ने के स्थान पर कम हुई। इस अस्वाभाविक अवस्था को ही निर्धनता का विरोधाभास कहा जाता है। नंबर 8 इम्पोर्टेंस फॉर द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण की नीति के लिए महत्व। राष्ट्रीयकरण की नीति का अर्थ है सरकार एक ऐसी नीति बनाए जिसके फलस्वरूप उद्योगों की स्वामी सरकार स्वयं हो जाए। इस नीति को निर्धारित करते समय सरकार मांग की मूल्य सापेक्षता को ध्यान में रखती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।